शरद पवार जी की ओर से कहा गया है, बृजमोहन श्रीवास्तव जी, कि वोट जिहाद की शुरुआत तो फडणवीस ने की थी और जब पता चल गया कि बीजेपी को अब जनता वोट नहीं डालने जा रही है तो उसके बाद वो धर्माला रंग दे रहे हैं। इसको वोट जिहाद कहना गलत है। बृजमोहन श्रीवास्तव जी। चित्रा जी देखिए, महाराष्ट्र में महायुति की सरकार में हम 3 दल हैं, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। वहां पर सरकार एक फैसला करती है कि हमारे जितने मदरसे हैं वहां पे जो शिक्षक हैं उन सबों की हम वेतन वृद्धि करेंगे। अगर कभी भारतीय जनता पार्टी इस मामले में असहमत होती तो क्या वो वहां पे निर्णय हो पाता? तो ये आरोप लगाना बिल्कुल गलत है कि इस प्रकार के कोई जिहाद वाला शब्द आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब की तरफ से शुरू हुआ है। ये एक रिएक्शन था, ये एक प्रतिक्रिया थी, क्योंकि इसके पहले जो लोकसभा में जिस प्रकार से मतदान हुआ और उस मतदान का जब विश्लेषण किया उसके बाद ये चीज सामने आई है। तो अगर उस मुद्दे को उठाया गया तो मैं सोचता हूं बिल्कुल यथोचित है। दूसरी बात आप देखिए कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने तय किया कि हम अपने 5 प्रत्याशी अल्पसंख्यक वर्ग से लेंगे और हम लोगों ने 5 प्रत्याशियों को टिकट दिए हैं। लेकिन अगर हम लोग गठबंधन में हैं, अगर बीजेपी या शिवसेना उस पर पूरी ताकत के साथ ये कहते कि नहीं, आपको इस बात पे 10% का जो आपने एक कहा है लोगों से, अपने कार्यकर्ताओं से, अपने नेताओं से, हम इससे पूरी तौर से असहमत हैं, तो क्या हम लोग ये कर पाते? ये इसीलिए हो पाया कि हमारी इन दोनों बातों से शिक्षकों के जो मदरसे बोर्ड के शिक्षकों के वेतन वृद्धि का और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के में से 10% अल्पसंख्यकों को टिकट देने का, ये इसीलिए संभव हो पाया कि दोनों दलों ने हम लोगों को अपनी सहमति दी। तो मैं सोचता हूँ ये आरोप लगाना बिल्कुल गलत है। इस प्रकार की बात कहने से मैं नहीं सोचता कि महाराष्ट्र का मतदाता प्रभावित होगा। मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले अजय आलोक जी, जल्दी से आपकी भी टिप्पणी शरद पवार के बयान पर। उनकी ओर से कहा गया कि जब बीजेपी को लग गया कि भैया आप तो सरकार में आ नहीं रहे हैं तो लेकर आ जाओ धर्म का तड़का लगाने के लिए, बोल दो कि वोट जिहाद हो रहा है। देखिए, पवार साहब महाराष्ट्र की राजनीति को पिछले 55 साल से देख रहे हैं। अब वो जानते हैं कि हवा का रुख किधर मुड़ रहा है। अब वो कंसोलिडेशन के चक्कर में, और दूसरी बात कि उनको कांग्रेस से कम सीटें मिली हैं और उद्धव ठाकरे के बराबर सीट मिली है, वो अपना वोट कंसोलिडेट कर रहे हैं। कौन लॉस में क्या जा रहा है? उनको तो पता है कि हवा की बयार किधर बह रही है। वो देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर कहीं बहुमत नहीं आ जाए, डर इस बात का है। और ये सारे उलेमाओं को भी डर इसी बात का है कि कहीं अकेले अपने दम पे बहुमत नहीं आ जाए। हम किस बात पे चुनाव पे लड़ने जा रहे हैं? हमने तो जो पिछले 2.5 साल में किया है, डबल इंजन की सरकार ने जो किया, उसके काम पे जा रहे हैं लड़ने के लिए। हम कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, एक है तो सेफ है। क्या गलत है? एक नहीं रहना चाहिए। दावे से आज जो सीधा सीधी धर्म के नाम पे वोट अपील हो रही है, देखिए चित्रा जी, जो विरोधी दलों को डर है, हाँ, आप कह रहे हैं कि बीजेपी कहीं अकेले ही अपने बलबूते सरकार में ना आ जाए, इतनी सीटें मिल जाएं, तो इससे तो शिंदे और अजित गुट दोनों ही डरेंगे कि बीजेपी का ऐसा तो कोई प्लान नहीं है। देखिए, 2014 हम महायुति के तहत चुनाव लड़ रहे हैं पहली बार। 2014 में भी भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पे बहुमत पे थी, 2019 में भी अकेले अपने दम पे बहुमत पे थी, लेकिन हमने पूरे एनडीए के कुनबे को सरकार में सबको रखा हमने। अभी भी आज हम महायुति पे लड़ रहे हैं और महायुति अकेले अपने दम पे 175 प्लस रहेगी, इसमें कोई डाउट नहीं। आप सबसे बड़ी पार्टी थे सर, आप सबसे बड़ी पार्टी थे। नहीं, आप सबसे बड़ी पार्टी थे, बहुमत में नहीं थे, आप सबसे बड़ी पार्टी थे। सबसे 2019 में अरे मैं लोकसभा चुनाव, मैं लोकसभा सबसे बड़ी पार्टी थे आप। हाँ, मैं लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। अरे मैं लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ, 2014-2019 मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि हम अकेले अपने दम पे बहुमत ना है, लेकिन हम लड़े थे एनडीए के। उसी तरह हम आज महायुति की तरह लड़ रहे हैं। शरद पवार को यही डर है, हाँ, अभी विधानसभा शरद पवार को यही डर है कि भारतीय जनता पार्टी और मजबूत ताकत बन के उतर के नहीं आ जाए, क्योंकि फिर भविष्य में उनके लिए अब टाइम नहीं बचा है राजनीति में, और बेटी को सेटल करवा नहीं पाए हैं। सारी लड़ाई तो वहाँ की है ना, कांग्रेस में तो कोई नेता ही नहीं है। उद्धव ठाकरे को अपनी चिंता पड़ी हुई है, बेटे की चिंता पड़ी हुई है। इनका पास है कौन? स्टेट की चिंता कब करेंगे? एक भी विजन दिया है कि स्टेट को करना क्या है? नेगेटिव बातें बोलने के अलावा इन लोगों ने कुछ नहीं किया है। अब आग में उस पर से घी डाल दिया। और दूसरी बात बताइए, ये जो ऑल इंडिया आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बोला, परसों उलेमा पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी ये अपील दी थी, 17 मांगी थी इन लोग से कि आप सत्ता में आइए, आरएसएस को बैन कीजिएगा, नंबर 1, मुसलमानों के लिए 10% आरक्षण दीजिए, नंबर 2। अब आप ये सोचिए कि ये संविधान बोलने वाले लोग आज भी संविधान को ही दिखा रहा था ऐसे ऐसे करके। धारा 370 क्या किया? संविधान के तहत ही ना हटा था।
पाकिस्तान के सुर में बोल रहे हैं ये लोग। पाकिस्तान ने यूएन में जाके कहा था कि 370 को रेस्टोर करना चाहिए। राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर में वही काम किया, धारा 370 रेस्टोर करने के लिए प्रपोजल ले आए। तो संविधान विरोधी कौन है? दलितों का आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि अगर 370 आएगी तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, और उसका समर्थन करते हैं ये लोग। पूरा का पूरा खेल है इस्लामाइजेशन ऑफ इंडिया करने का, ये और कुछ नहीं है। नंगा खेल चल रहा है ये। अब बेशर्मों की तरह ये लोग कर रहे हैं, मैं जवाब ले के कह रहे हैं कि हम करेंगे। ठीक है, ठीक है। कम्युनल हम लोग। शोएब जमाई जी, ठीक है, शोएब जमाई जी, अब मैं आपके पास आते हुए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से आगे ये भी कहा गया है कि महाराष्ट्र में जो लोग बीजेपी को वोट करेंगे उनका हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए। वो कहते हैं कि महाराष्ट्र के चुनाव को दिल्ली की सत्ता से जोड़ें। अगर महाराष्ट्र में बीजेपी हारी तो दिल्ली में बहुत दिन तक सरकार नहीं रहेगी। सर, इससे अच्छा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक पार्टी बना ले अपनी और चुनावी मैदान में उतर जाए। इस तरह की पॉलिटिक्स करने से कहीं ज्यादा अच्छा वो नहीं है क्या? और शोएब जी, एक और सवाल जिसका मैं आपसे जवाब जानना चाहूंगी, ये आरएसएस को बैन कर दो, आरएसएस को बैन। आरएसएस ने अभी ऐसा क्या किया है कि उलेमाओं की ओर से आरएसएस को बैन करने की मांग की जा रही है? आप लोगों की ओर से बार बार आरएसएस पर कटाक्ष किया जाता है। आरएसएस ने ऐसा क्या किया है कि आरएसएस को बैन कर दिया जाना चाहिए इस देश से? क्यों इस तरह का नैरेटिव बनाने की कोशिश में रहते हैं आप लोग? आरएसएस के नाम पर डराते हैं आप लोग एक वर्ग को। जी चित्रा जी, दो सवाल आपने किया, मैं इसका बारी बारी से जवाब देना। पहली बात तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो बात की जा रही है ये बिल्कुल तथ्यात्मक तरीके से गलत है। जो लिस्ट मौलाना सज्जाद नुमानी साहब ने जारी की और जो उसमें डिमांड्स हैं और जिसको उन्होंने समर्थन दिया है, उस पर साफ तौर पर लिखा है कि ये मौलाना सज्जाद नुमानी साहब की अपनी पर्सनल राय है और उनकी भी अपनी एक तंजीम है, उसके बुनियाद पर उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इसका ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से कोई लेना देना नहीं, नंबर 1। नंबर 2 के जो आपने आरएसएस की बैन की बात की, आरएसएस को बैन तो यहाँ से सरदार पटेल जी ने किया था। आरएसएस के खिलाफ जो है राहुल गांधी जी भी कहते हैं कि हम इनको बैन करेंगे, ये नहीं होना चाहिए। कई हिंदू लीडर जो सेकुलर पार्टियों में हैं वो आज भी आरएसएस के खिलाफ कहते हैं। ये हमारा कोई नया तो नहीं है भाई। यहाँ से जब आपके यहाँ पे देश विरोधी गतिविधियां होगी, झंडे आप नहीं फहराएंगे, जनमन के खिलाफ आप रहे और देश को कम्युनल यहाँ से माहौल बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं मांग तो उठेगी ना चित्रा जी। शोएब जमाई जी, हाँ, और इसमें हमारा क्या रोल है? फहराते हैं आरएसएस के लोग और सालों से झंडा फहराते हैं। मैं पूछ रही हूँ, बैन क्यों करना? वो झंडा नहीं फहराते रहे थे इतिहास में, इसलिए आरएसएस को आज बैन कर दो। आ रही हूँ, इसलिए आरएसएस को बैन कर दो भाई। उनके ऑफिस में सालों पहले बहुत प्राचीन समय में झंडा नहीं करता था, ये तो आरएसएस को बैन कर दो। जरा मैं बात कर लूं थोड़ी। चित्रा जी देखिए, ये तो सरकार के अपने, मैं अपनी बात पूरी कर लूं सर, उसके बाद बोल दीजिए। जी, ये तो सरकार के अपने फैसले होंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरा एक बहुत पर्टिनेंट सवाल, यहाँ हमारे जमीयत के उलमा बैठे हैं, मैं उनसे एक बड़ा अदबन दरखास्त के साथ बड़ा दर्दमंदाना अंदाज में एक सवाल पूछ रहा हूँ कि हजरत, आपने खुद ये कहा कि कुछ नेता कांग्रेस में होते हैं तो सेकुलर दिखते हैं, बीजेपी में चले जाते हैं तो कम्युनल दिखते हैं। तो ऐसा कौन सा सर्टिफिकेट है जो इसके कैरेक्टर को बदल देता है, जिसकी वजह से आप कांग्रेस के ताइद में आ जाते हैं, कभी एमआईएम के खिलाफ यहां से लोग बोल देते हैं? इम्तियाज जलील साहब ने मुसलमानों के लिए कौन सा ऐसा नुकसान पहुंचाया जिसके खिलाफ लोगों ने ये मोर्चा खोला है? और राणे जो कभी कांग्रेस में थे और आज इनके साथ हैं कुछ लोग, यहाँ से शिवसेना जो शौर्य दिवस मनाती है बाबरी मस्जिद शहादत का, आज आप उसका समर्थन कर रहे हैं। क्या ऐसी मजबूरी है कि बाबरी मस्जिद शहीद करने वाले लोगों का समर्थन हमारा उलमा कर रहे हैं और एमआईएम पार्टी जो नामुसे रिसालत के लिए पूरे महाराष्ट्र में बड़ी रैली करती और हमने वक्फ बोर्ड की लड़ाई लड़ी, आज आप हमारे साथ यहाँ से नहीं कहते हैं और दूसरी बात करते हैं? ऐसी क्या मजबूरी है? ये आवाम भी जानना चाहती है, आवाम भी जानना चाहती है। ठीक है सर, अब इस आवाम जो सवाल जानना चाहती है उसका जवाब मैं आगे ले लूंगी। सर, मेरे पास वक्त इतने की इजाजत देता है। ठीक है, एक लाइन में हाजी साहब अगर आप जवाब दें, हाजी सिराजुद्दीन खान जी, एक लाइन में आप जवाब दे दीजिए प्लीज।
उलमा हमारे सरों के ताज हैं और हम उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और हम उनकी पांव की जूती हैं। लेकिन ये पर्टिनेंट सवाल का जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि इससे कौम को नुकसान हो रहा है, आवाम को नुकसान हो रहा है। जल्दी से एक लाइन में इसके अंदर आप ऐसा समझिए, इस वक्त के जो हालात महाराष्ट्र के हैं, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो रही है और कौन लोग साथ में है, कौन लोग विरोध में है, कौन किसको सपोर्ट कर रहा है और कौन किसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये पूरा हिंदुस्तान जानता है। अब आप आरोप लगा रहे हैं कि AIMIM वाले सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी को। देखिए, वक्त मुझे इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ महादंगल का हिस्सा बनने के लिए। कुल मिलाकर देखिए, शाम हो गई है इस वक्त। मुंबई में मैं बैठी हूँ, ठंडी हवा भी इस समय चलनी रहती है। समंदर किनारे लोगों का भारी जमावड़ा रहता है, लेकिन समंदर में उठने वाले ज्वार भाटी की तरह यहाँ की पॉलिटिक्स भी हर बदलते दिन के साथ अपने अलग अलग रंग रूप में सामने आ रही है। किसकी होगी जीत, 23 तारीख को इसका पता चलेगा, लेकिन 20 तारीख को जनता डालेगी वोट। तो कौन से मुद्दे पर डालेगी, इस पर रहेगी ABP न्यूज की नजर। इसी के साथ अभी के लिए महादंगल में दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए ABP न्यूज। ABP न्यूज आपको रखे आगे।